हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं सॉलिड के ऊपर गैसेस के एड्जॉर्प्शन के बारे में। किसी ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होने वाली जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी को या उनकी मात्रा को हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे और इस प्रोसेस का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं। सामान्य रूप से जब भी किसी सॉलिड के कांटेक्ट में कोई भी गैस या वेपर आती है तो वो उसकी सतह पर जमा हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। और ये जो फिनोमेना है ये काफ़ी पहले से लगभग 1773 से यूज़ किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के लिए। किसी ठोस की सतह पर जो गैसों का एड्जॉर्प्शन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर इस प्रकार हैं: नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, अधिशोषित होने वाला जो मॉलिक्यूल है या गैस है उसकी नेचर। तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे SO2, NH3, HCl, CO2, या आप कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल वाली गैसें हैं वो किसी ठोस के साथ इंटरेक्शन में आने पर तेज़ी से एड्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उनमें वांडर वाल फोर्स डेवलप होने की जो टेंडेंसी है वो अधिक होती है। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठोस पदार्थ का जो सरफेस है वो सरफेस रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से या अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अपनी संपर्क में आने वाले जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बाइंड कर लेता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जितना अधिक होगा एड्जॉर्प्शन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो ये जो रेसिडुअल फोर्स है इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना ही अधिक रेसिडुअल फोर्सेस होंगे, उतना अधिक एड्जॉर्प्शन पाया जाएगा। इसी कारण जब हम सॉलिड मटेरियल को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक सॉलिड है, तो इस सॉलिड की ये जो सरफेस है इसमें एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पर एड्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर इसको हम तो यहाँ पर ये इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें, इसको हमने इस तरह से पीसेज में डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर ये जो इनके बीच का दोनों तरफ का जो साइट है ये एक्स्ट्रा सरफेस एरिया आ गया, यहाँ पर रेजिडुअल फोर्स अतिरिक्त आ गए। तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है और उसी के लिए हम जो सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट है उनको पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो गैस सॉलिड एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में आ रही है उस गैस का प्रेशर जितना अधिक होगा वो उतनी अधिक तेज़ी से उतनी अधिक समय के लिए उस सॉलिड के सरफेस के साथ इंटरेक्शन में आती है, और जितनी अधिक मात्रा में वो इंटरेक्शन में आएगी उतनी अधिक मात्रा में एड्जॉर्प्शन होगा। और ये जो एड्जॉर्प्शन है प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको
जब कैलकुलेट हम करते हैं किसी निश्चित टेम्परेचर पर, तो नॉर्मली इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम आइसोथर्म कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम अवशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा और जिस दाब पर, जिस प्रेशर पर वो ऑब्जॉर्व हो रही है, उसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। इसे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कह रहे हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो आगे सेचुरेशन आ जाता है, एक कांस्टेंट कंडीशन आ जाती है। उसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले देखा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इस कारण जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो वान डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वहाँ से डिजॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगा। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर थे। ये जो एब्जॉर्प्शन है सॉलिड की सरफेस पर गैसेस का, ये सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर भी हो सकता है। इसमें हम क्या मान सकते हैं कि सॉलिड का जो सरफेस है वो सरफेस, जैसे ये हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला पूरा सरफेस एरिया है, ये इस बाउंड्री के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है ये सरफेस एरिया है जो गैस के कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये साइट मान सकते हैं हम, ये साइट है जहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स या गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल, ये जैसे गैस के मॉलिक्यूल है, ये जैसे इसके साथ इंटरेक्शन में आएगा यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएगी ये जगह, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये सिर्फ एक सिंगल जितने भी साइड्स हैं उनको कवर करते हैं, उसके ऊपर को दूसरी लेयर नहीं बनती है, तो हम कहेंगे सिंगल लेयर एब्जॉर्प्शन है। और यदि एक लेयर के बाद ऊपर दूसरी लेयर और बनने लग जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। किसी ठोस की सतह पर गैस की एब्जॉर्ब होने की जो नेचर है या उसकी जो मात्रा है उसको मुख्य रूप से 3 इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जो है फ्रेंडलिच इक्वेशन या फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और बीईटी इक्वेशन। तो अभी हम बात करते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो ये एक क्लासिकल कंसेप्ट है जो किसी ठोस की सतह पर गैस के एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को समझाता है। और फ्रेंडलिच ने ये बताया कि किसी ठोस की सतह पर गैस की कितनी मात्रा अधिशोषित होती है वो डिपेंड करता है कि उस गैस का दाब कितना है। फ्रेंडलिच का जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वहाँ पर उन्होंने उसके पीछे कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं बताया। फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब होने वाली जो गैस है उसकी जो क्वांटिटी है x/m, जहाँ पर x एब्जॉर्बेट की अमाउंट है और m एब्जॉर्बेंट का अमाउंट है। ये जो ठोस पदार्थ है उसकी मात्रा है और ये गैस है उसकी मात्रा है। तो x/m
प्रोपोर्शनल होगा P के पावर 1/n के, जहाँ P प्रेशर है अधिशोषित होने वाली गैस का प्रेशर, या x/m इज इक्वल टू K इंटू P का पावर 1/n। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। यहाँ पर n कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल है एक रेंज के अंदर, और 1/n का जो वैल्यू है वो 0 से अधिक और 1 से कम होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ खींचते हैं तो x/m इज इक्वल टू K इंटू P का पावर 1/n आया, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। यहाँ x/m प्रेशर P, तो यहाँ पर जब प्रेशर का वैल्यू कम है उस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह है। यहाँ पर कंडीशन क्या लग रहा है कि x/m P की इकाई घात के समानुपाती है, P1 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर P के रेस्पेक्ट में जो x/m का वैल्यू है वो उतना नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जो P का वैल्यू है वो 1 से कम है, लोअर देन 1। और इसके आगे का जो रीजन है वहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पर x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो जब P का वैल्यू बहुत अधिक हो जाता है उस कंडीशन में अधिशोषण की जो मात्रा है वो कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो साइड्स हैं जो हमने इस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट करी थी, तो ये सारी अनऑक्युपाइड है, गैसों के लिए फ्री है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही गैस के पार्टिकल्स आएंगे वो इन जगहों को ऑक्युपाई कर लेंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो एक कंडीशन के बाद में सैचुरेशन आ जाता है, उस सैचुरेशन के बाद में और पार्टिकल्स अधिशोषित नहीं हो सकते। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये केवल दाब की एक निश्चित जो रेंज है उस रेंज में ही सही रिजल्ट देता है। और ये जब प्रैक्टिकली हम इसका स्टडी करते हैं तो जो हिट्रोजिनस सरफेस है जहाँ पर साइड्स हैं वो अलग अलग नेचर की होती है, हायर एनर्जी वाली, लोअर एनर्जी वाली, जो रफ सरफेस है वहाँ उस कंडीशन में इनके जो डाटाज हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट K और N है उनका मान टेम्परेचर पर भी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। और यहाँ पर ये हमें ध्यान रहे कि जो फ्रेंडलिच है उन्होंने अपना इक्वेशन या अपना एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देने के लिए कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं बताया, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो 1916 में लैंगम्यूर ने एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का स्टडी किया और उन्होंने फ्रेंडलिच की तरह ही अपना एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया।
उस आइसोथर्म के लिए कुछ उन्होंने एजम्पशंस माने और उन एजम्पशंस के आधार पर उन्होंने अपना इक्वेशन दिया। ये एजम्पशंस निम्न प्रकार हैं। उन्होंने माना कि जो सॉलिड है उसका जो सरफेस है वो सरफेस होमोजेनियस है, वहाँ जो साइट हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है वो एक ही प्रकार की है और फिक्स है। उन साइट्स के ऊपर जो एड्जॉर्बेट गैस है जो एड्जॉर्ब्ड होगी वहाँ पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। उन गैस पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है और ये गैसेस एड्जॉर्बेंट की सतह पर केवल सिंगल लेयर बनाएंगी। एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर भी हो सकता है, लेकिन लैंगम्यूर ने केवल सिंगल लेयर के लिए अपना इक्वेशन दिया। ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन का, ये डायनामिक प्रोसेस है जिसमें दो प्रकार के प्रोसेस होंगे, एड्जॉर्प्शन और उसके रिवर्स डायरेक्शन में डिजॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं और एक निश्चित कंडीशन में इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा वहाँ उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है, जो एड्जॉर्प्शन की रेट है वो डिपेंड किस पे करेगी कि कितनी साइड से अनऑक्युपाइड है। अगर हम कहें कि टोटल जो साइट्स हैं वो 100% है, उनको हम एक इकाई से रिप्रेजेंट करें और उनमें से हम ये मान लेते हैं कि जो थीटा साइट है वो ऑक्युपाइड हो गई हैं, तो अनऑक्युपाइड साइट्स हैं वो होंगी 1 माइनस थीटा। तो एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो अनऑक्युपाइड साइट्स की संख्या के प्रोपोर्शनल होगा और जो एब्जॉर्ब होने वाली गैसेज हैं उनका प्रेशर जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक तेज़ी से और उतनी अधिक मात्रा में एड्जॉर्प्शन होगा। तो एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो गैस के प्रेशर पी पर भी डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एड्जॉर्प्शन का रेट 1 माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल है और पी के प्रोपोर्शनल है। जब हम डिजॉर्प्शन की बात करें कि जब ये एड्जॉर्प्शन बहुत अधिक मात्रा में हो गया, उस कंडीशन में यहाँ से ये मॉलिक्यूल सतह छोड़कर जाते हैं, डिजॉर्प्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो जो डिजॉर्प्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा कि टोटल कितनी सतह या कितने साइड्स है वो ऑक्युपाइड हो चुकी है। तो डिजॉर्प्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा थीटा पर, ऑक्युपाइड साइड्स की कंसंट्रेशन पर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया, उस कंडीशन में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन के रेट के इक्वल होगा। तो एड्जॉर्प्शन का जो रेट है उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो रेट प्रोपोर्शनल था आर प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी। तो आर इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी। और डिजॉर्प्शन का जो रेट है वो हो गया के डैश थीटा। यहाँ पर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो के पी माइनस के थीटा पी इज इक्वल टू के डैश थीटा, और इसको सॉल्व करने पर थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा ऑक्युपाइड साइड्स इज इक्वल टू के पी अपॉन के डैश प्लस के पी।
हम ये मान लेते हैं कि ए गैस का वह अमाउंट है जो 1 ग्राम सॉलिड की सतह पर एडजॉर्ब हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एडजॉर्ब गैस है उसकी क्वांटिटी क्या है, ए है। और वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितनी सतह ऑक्यूपाइड हो चुकी है, और ऑक्यूपाइड सतह है वो क्या है, साइड से वो क्या है, थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के डबल प्राइम थीटा, और थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा। अब यहाँ पर के डैश, के डबल डैश, ये 3 प्रकार के कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो इनको हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को चेंज करते हैं। इसके लिए हमने न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को के डैश से डिवाइड किया। तो यहाँ जब हमने उनको के डैश से डिवाइड किया तो ये एक इकाई, और यहाँ पर इनके लिए हमने नए कांस्टेंट k1 और k अपन के डैश के लिए k2 ये नए कांस्टेंट ले लिए, और इक्वेशन आया a इज इक्वल टू k1p अपॉन 1 प्लस k2p। ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, जहाँ a क्या है, एडजॉर्ब गैस का अमाउंट, जब हमने 1 ग्राम एडजॉर्बेंट ले लिया हो उस कंडीशन में। इस इक्वेशन के ऊपर जब हम अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसका बिहेवियर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट क्या है कि लोअर प्रेशर का कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में पी का वैल्यू जब कम रहेगा तो के पी का वैल्यू, जो नीचे वाला पद है उसमें के पी का वैल्यू 1 से बहुत कम होगा। उस कंडीशन में हम जो k2p है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू k1p। दैट मीन्स यहाँ पर a p की घात 1 के समानुपाती है, और उस कंडीशन में हमें इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। सेकंड कंडीशन है हायर प्रेशर का। जब p का वैल्यू अधिक होगा तो k2p का वैल्यू 1 से बहुत अधिक होगा, तो 1 प्लस k2p का वैल्यू उस कंडीशन में लगभग k2p के बराबर आएगा। और यहाँ पर इस कंडीशन में p से p कैंसिल आउट, या हम कहेंगे p का पावर क्या हो गया, 0। तो a इज इक्वल टू k1 अपॉन k2, ये दोनों कांस्टेंट है तो हम क्या कहते हैं कि a का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स जो अधिशोषित हुई गैस की मात्रा है वो फिक्स हो गई। तो ये वही कंडीशन है जो फ्रेंडलिच का जो आइसोथर्म है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ हम ले रहे थे वहाँ पर जो लास्ट में हमें प्राप्त हो रही थी। और जब हम मॉडरेट कंडीशन की बात करते हैं जहाँ पर प्रेशर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, उस कंडीशन में जो इक्वेशन है वो इन दोनों के मिडिल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर जो p का जो पावर है वो 0 से अधिक होगा और 1 इकाई से कम होगा। तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, जहाँ पर 1/n का वैल्यू 0 से अधिक है और 1 से कम है। ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है वो फ्रेंडलिच के आइसोथर्म के इक्वल है। तो इस प्रकार से जब हम लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग a और p के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा, जहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये लोअर प्रेशर वाला कंडीशन है उसको वेरीफाई कर रहा है कि ये वैल्यू a का जो वैल्यू है p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर हायर प्रेशर वाली जो कंडीशन है वहाँ पर
ए का वैल्यू पी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो पी की पावर 0 के समानुपाती है, यानी कांस्टेंट है, और ये मॉडरेट कंडीशन। तो इस तरह से हम फ्रेंडलिच का जो इक्वेशन है उसको लैंगमुइर के इक्वेशन के द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस हैं लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, वो है कि ये जो आइसोथर्म है इसका जो प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन हम देखते हैं तो ये मोस्टली लो प्रेशर पर ही पाया जाता है। जब हम हिट्रोजेनस सरफेस यूज़ करते हैं वहाँ पर इसके जो डाटा है वो वेरिएबल पाए जाते हैं। मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। और हमें पता है कि आइडियल गैसेस नहीं होती हैं, जो गैसेस हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस भी होते हैं। तो जो एडजॉर्बेट का इंट्रैक्शन है उस इंट्रैक्शन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।